लैंड रिफॉर्म्स किया जाना चाहिए। और लैंड रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने बताया था कि जो दलित और आदिवासी और उत्पीड़ित समाजों के लोग हैं उनको जमीन उनके गांव के, उनके घर के नजदीक दी जानी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि जो जमीन दी जाए, जो पट्टा दिया जाए, उसका एक ऐसा प्रावधान, एक फ्रेमवर्क कानूनी हो कि उनके हाथों से उनको कभी भी छीनी न जा सके वो जमीन। 25 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के उनके आखिरी भाषण को ठीक से सुनिए तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि ये एक फ्रेमवर्क है और इसके चलाने वाले भविष्य में अगर सही ढंग से नहीं चलाएंगे, इसमें राजनीतिक जो स्वतंत्रता है, यानी अपने प्रियम्बल में बहुत सारी जो चीजें कही गई हैं उसमें जो लिबर्टी है, उसमें जो समानता है, उसमें जो फ्रेटर्निटी है, इन चीजों को अचीव करने के लिए ये संविधान अपनी अन्य धाराओं में सिर्फ एक चीज प्रोवाइड करता है और वो है हर व्यक्ति को वोट करने का अधिकार, यानी एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। ये बाबा साहब के शब्द हैं। एक वोट एक व्यक्ति का जो सिद्धांत है वो संविधान मुहैया कराता है। हमारा जो संविधान है उसको लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं और ये गलतफहमियां प्रगतिशील लोगों में भी हैं, कंजर्वेटिव्स में भी हैं, अंबेडकरवादी अपने को कहने वाले लोगों में भी हैं। और आदरणीय जस्टिस वीरेंद्र यादव जी, अनिल किशोर जी, रतनलाल जी और जितने लोग मंच पे बैठे हैं सभी लोग और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आप लोग हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है आज के इस कार्यक्रम के। बहुत अच्छी गैदरिंग है। महिलाएं भी इस बार काफ़ी अच्छी संख्या में कही जाएंगी क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो जहाँ तक याद है महिलाएं या तो नहीं थी या नगण्य थी। तो ये एक अच्छी बात है कि आप लोगों के बीच में पहले के मुकाबले एक सामाजिक ये जागरण है और अच्छा लगा मुझे। रही बात आज के विषय की, हमारे प्रिय भाई अनिल किशोर जी को मैं पहली बार सुना और मैं सचमुच भाव विभोर होकर उनको सुन रहा था और बेहतरीन ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी इस विषय पर। एक उच्चाधिकारी पुलिस के होने के बावजूद उन्होंने तमाम अपनी यूँ कहा जाए कि जो सरहदें खींच दी जाती हैं प्रशासन में रहने वाले लोगों के लिए, उसको उन्होंने सम्मान करते हुए भी जो एक नागरिक अधिकार का दायरा है उसको उन्होंने टच किया और पूरी तरह वो संवैधानिक है। इसलिए वो जो कुछ उन्होंने कहा उस संविधान के हिसाब से कहा और बहुत उत्तेजक, बहुत ही ज्ञानवर्धक, इच्छाप्रद वक्तव्य था। आई एम वेरी हैप्पी कि अनिल जी को मैं आज सुना और तहे दिल से मैं हालांकि वो कह रहे थे कि आप लोग सुनने उर्मिलेश और रतनलाल जी को आए हैं, लेकिन सच ये है कि मैं उनको सुनकर, और मुझे लगता है रतनलाल हमारे बगल में बैठे हैं वो भी यही कह रहे थे कि ये तो चमत्कार का लोग हैं। तो इसलिए मैं आज बहुत संक्षेप में बोलूँगा। वैसे भी हम लोगों को जाना है और फ्लाइट छूटने का डर भी है, लेकिन मैं संक्षेप में कुछ बातें शेयर करता हूँ आपसे। और आज जो बातें कही गई हैं उसमें मैं कुछ जोड़ देता हूँ, बस उसमें ऐड कर देता हूँ। देखिए, हमारा जो संविधान है उसको लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं और ये गलतफहमियां प्रगतिशील लोगों में भी हैं, कंजर्वेटिव्स में भी हैं, अंबेडकरवादी अपने को कहने वाले लोगों में भी हैं। और इसलिए है कि हम जो 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 कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने की जो प्रक्रिया है उस पूरे इतिहास को ठीक से समझा नहीं गया है कि ये जो आपका विषय है समता मूलक समाज और उसके निर्माण या उसके विकास
विषय क्या है? समतामूलक समाज का निर्माण, चुनौती और निदान, ये है विषय। सॉरी, समतामूलक समाज का निर्माण, चुनौती एवं निदान। तो क्या भारत के संविधान में एक समतामूलक समाज का निर्माण का रास्ता बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है? क्या डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे, क्या वो भारतीय संविधान वह सब कुछ उपलब्ध कराता है? बहुत सारे हमारे देश में अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग, हम सब लोग जब छोटे और कम उम्र में थे तो हम लोग समझते थे कि ये संविधान सब कुछ बाबा साहब का है। यानी अभी भी लोग कहते हैं बाबा साहब का संविधान, लेकिन दरअसल ये बाबा साहब का संविधान नहीं है। बाबा साहब जिस तरह का संविधान चाहते थे, उनके मन का संविधान नहीं बना। ये वास्तव में समतामूलक बनाने की इस संविधान में जितनी कोशिशें की गई, वो सब बाबा साहब के कारण की गई। उसमें कुछ और लोग शामिल थे, बाबा साहब के अलावा के.टी. शाह, मेहता और अन्य लोग थे। लेकिन ये पूर्ण रूपेण बाबा साहब के सपनों का संविधान नहीं है। इस बात को मैं बहुत साफ ढंग से कहना चाहता हूं। और ये बाबा साहब ने स्वयं कहा। अगर 25 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के उनके आखिरी भाषण को ठीक से सुनिए, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि ये एक फ्रेमवर्क है और इसके चलाने वाले भविष्य में अगर सही ढंग से नहीं चलाएंगे, इसमें राजनीतिक जो स्वतंत्रता है, यानी अपने प्रियम्बुल में बहुत सारी जो चीजें कही गई हैं, उसमें जो लिबर्टी है, उसमें जो समानता है, उसमें जो फ्रेटर्निटी है, इन चीजों को अचीव करने के लिए ये संविधान अपनी अन्य धाराओं में सिर्फ एक चीज प्रोवाइड करता है, और वो है हर व्यक्ति को वोट करने का अधिकार। यानी एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत, ये बाबा साहब के शब्द हैं। एक वोट एक व्यक्ति का जो सिद्धांत है, वो संविधान मुहैया कराता है। लेकिन उसको आगे बढ़े कैसे आप बढ़ाएंगे? वो तब बढ़ाएंगे जब आप प्रियम्बुल को लागू करेंगे उसकी भावना के हिसाब से, जो बाबा साहब चाहते थे। और वो क्या था कि भाई आप लोगों को कैसे समानता दें, उनको सामाजिक और आर्थिक स्तर पर। ये उन्होंने 25 नवंबर को 1949 की अपनी स्पीच में कहा है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर जो असमानता अपने देश में है, उसको अगर आप मिनिमाइज नहीं करते हैं, तो भविष्य जो भारत का होगा वो खतरनाक खतरों की तरफ जाएगा, और एक दिन लोग इसके खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे और रिवोल्ट करेंगे, इस व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगेंगे। ये बात भी बाबा साहब ने कही। बाबा साहब ने ये भी कही कि ये निर्भर करता है कि इस संविधान को चलाने वाले किस प्रकार के लोग आते हैं भविष्य में। और वो हम देख रहे हैं कि आज किस तरह के लोग हैं। वो संविधान का नाम लेते हैं, संविधान की एक प्रतिमा बना देते हैं, बाबा साहब के नाम पर एक स्थान बना देते हैं, और वहां पर पता चला कि बाबा साहब की जो किताबें हैं, बाबा साहब का जो करेक्टेड वर्क्स है, वो महीनों तक आउट ऑफ प्रिंट रहता है। तो वो चाहते हैं कि बाबा साहब को लोग पढ़े ना, बाबा साहब को केवल फूल माला चढ़ाएं, बाबा साहब को केवल भूख दशा दिखाएं, लेकिन बाबा साहब को जाने ना कि बाबा साहब क्या थे और बाबा साहब क्या चाहते थे। एक और बात दिलचस्प बता दूं आप लोगों को यहाँ, कि समतामूलक समाज के लिए सोचते हुए एससी फेडरेशन, यानी अनुसूचित जाति जो फेडरेशन बना था, उसकी तरफ से बाबा साहब ने बहुत पहले एक अपनी तरफ से भारत के लिए एक बेहतर संविधान का प्रारूप क्या हो सकता है, ये उन्होंने ड्राफ्ट किया। और वो चाहते थे कि संविधान सभा के सारे मेंबरान के बीच में इसको वितरित किया जाए, लेकिन सबको वितरित न कर उन्होंने जिनको चाहा कुछ चुनिंदा लोगों को उसको वितरित किया। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है, इसका टाइटल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये बड़ी दिलचस्प बात है। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बाबा साहब ने उस ड्राफ्ट में रखा है। यह बहुत दिलचस्प बात है और इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है।
ये उनके कलेक्टेड वर्क्स में इनकॉर्पोरेटेड है। उनका जो समग्र है वाङ्मय, उसमें ये बाकायदा राज्य और अल्पसंख्यक नाम का जो चैप्टर है उसमें ये दर्ज है। आप उसको पढ़िए। उसमें क्या है? उसमें वो चीजें हैं जो भारत के संविधान में नहीं है। तो अगर भारत का संविधान बाबा साहब के सपनों का संविधान है, तो बाबा साहब के जो संवैधानिक विचारों में सबसे महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं वो गायब क्यों है? तो ये भ्रम को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि जब भ्रम होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपसे गलतियां कहां हो रही हैं। जैसे बाबा साहब ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज रखी थी कि लैंड रिफॉर्म्स किया जाना चाहिए, और लैंड रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने बताया था कि जो दलित और आदिवासी और उत्पीड़ित समाजों के लोग हैं उनको जमीन उनके गांव के, उनके घर के नजदीक दी जानी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि जो जमीन दी जाए, जो पट्टा दिया जाए, उसका एक ऐसा प्रावधान, एक फ्रेमवर्क कानूनी हो कि उनके हाथों से उनको कभी भी छीनी न जा सके वो जमीन किसी भी तरह से। इसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं। वर्षों बाद मंडल कमीशन ने, वर्षों बाद, जो आर्टिकल 340 जिसके लिए बाबा साहब ने प्रयास किया था, बहुत जबरदस्त प्रयास किया था कि भारत के पिछड़े वर्गों को भी न्याय मिले, वो आर्टिकल 340 की रोशनी में जब बाद के दिनों में मंडल कमीशन बना, क्योंकि इसके पहले जो काका कालेलकर आयोग बना था उसने बर्बाद कर दिया था पूरे के पूरे उस धारणा को जो बाबा साहब ने पेश करने की कोशिश की थी आर्टिकल 340 में। तो उसमें बाबा साहब ने, मंडल कमीशन ने, जिसके बारे में हम समझते हैं कि केवल वो आरक्षण का एक प्रावधान है, आरक्षण का एक दस्तावेज है, दरअसल मंडल कमीशन ने बाबा साहब के विचारों की रोशनी में भारत के राष्ट्रीय निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया, और उसमें भी भूमि सुधार को इनकॉर्पोरेट किया गया, उसमें भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मॉडल पेश किया गया, उसमें भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट में स्किल डेवलपमेंट के काम को एक कार्यक्रम के रूप में पेश किया गया है। 40 रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश के बड़े बड़े लोग उसको सिर्फ आरक्षण का दस्तावेज मानकर चलते हैं कि मंडल कमीशन का मतलब आरक्षण, लेकिन ये नहीं देखते कि 40 जो रिकमेंडेशन है उसमें लागू ही नहीं किया गया, कंसीडर ही नहीं किया गया। सिर्फ डेढ़ जो उसके पॉइंट्स हैं या उसकी जो सिफारिशें हैं उसमें 1.5 को केवल लागू किया गया। 1.5 मैं जानबूझकर कह रहा हूं, क्योंकि उच्च शिक्षा में अर्जुन सिंह ने जब यूपीए 1 के समय जो उसको इनिशिएट किया कि उसको लागू किया जाए, तो बहुत अवेला मच गया था, और आज भी उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है पूरे देश में। और अब तो खैर आरक्षण को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो जो बाबा साहब ने अपने दौर में इकलौते व्यक्ति थे जो एफर्मेटिव एक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, और उनकी वजह से हुआ, खासकर SC/ST को, और OBC के लिए भी उन्होंने दरवाजा खोल दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 340 के जरिए। तो बाबा साहब इकलौते व्यक्ति उस दौर में थे जो भारत में एफर्मेटिव एक्शन चाहते थे। और आज का दौर देखिए, आज के दौर में इतने सारे लोग बाबा साहब का नाम लेने वाले हैं, हजारों लोग, लाखों लोग, दलित समाज के, OBC समाज के, अनुसूचित जनजाति समाज के, लेकिन इतने सारे दलित OBC नेताओं के रहते हुए आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। EWS को लेकर अभी जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसका क्या हश्र होगा, इस पर कमेंट किए बगैर, क्योंकि हम किसी के मकसद पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आप देखिए जो संकेत मिल रहे हैं उसमें क्या होने वाला है। तो बहुत संक्षेप में दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ज्यादा वक्त नहीं होगा, मेरा ये कहना है कि भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको अंबेडकर साहब चाहते थे कि इनको बनाया जाए, कानूनी इसका संवैधानिक प्रावधान किया जाए, और वो नहीं हो सका। इट्स वेरी ऑब्वियस, इसका कारण बहुत साफ था कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के लोगों का प्रचंड बहुमत था, प्रचंड ही नहीं बल्कि वही लोग संविधान सभा में थे। संविधान सभा में बाबा साहब का जो काम था वो ये था कि एक बढ़िया संविधान का एक खाका वो पेश कर सकें,
और इसमें हुआ ये कि उन्होंने प्रियम्बल में अपनी वैचारिकी को पूरी तरह सामने रखा, उसको पेश किया ताकि इससे डिरेल न किया जा सके, लेकिन उसको हमने अचीव नहीं किया। आप देखिए लिबर्टी को कहां अचीव किया, हमने न्याय को कहां अचीव किया, हमने फ्रीडम को कहां अचीव किया, हमने भ्रातृत्व को कहां अचीव किया। तो ये जो बहुत सारी समस्याएं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, वो हमें नहीं भूलना चाहिए कि अब तो खैर जो हैं उनको भी नहीं लागू किया जा रहा है। लेकिन केटी शाह जैसे लोगों ने या मेहता साहब जैसे लोगों ने, एक्चुअली ये भी बताना बहुत जरूरी है कि भारत की संविधान सभा में जो वामपंथी थे, सोशलिस्ट थे, वो चुनाव ही नहीं लड़े और इस तरह से संविधान सभा एक तरफा थी। और अम्बेडकर साहब को भी आप जानते हैं कि संविधान सभा में आने से रोका गया था, लेकिन वो अगर मुस्लिम लीग न होती तो वो शायद उसमें आ भी न पाते। तो कुल मिलाकर बाबा साहब के कारण ही भारत के संविधान में बहुत सारी चीजें शुमार हो गई, शामिल हो गई, और इस तरह से समता मूलक समाज का एक कम से कम एक दर्शन उसके उद्देशिका में दिखाई देता है, वरना न जाने क्या होता आगे, ये भी बहुत मुश्किल था समझना। तो मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में भारत में जो समता मूलक समाज की जो लड़ाई है, उसको एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि हम कैसे इन समाजों को, इन समुदायों को, क्योंकि बात यह है कि हम केवल इस बात से नहीं कह सकते कि इनका मूलवासी जो है उन्होंने ये किया है, वो किया है, तो हम दरअसल उन्हें भी मुक्ति चाहिए। उनकी मानसिकता जिस तरह की है, अगर आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, आपको समता मिले, तो पूरे समाज में एक सामाजिक क्रांति की जरूरत है। और वो क्रांति तभी होगी जब हम मिनिमम जो चीजें अपने संविधान में हैं उनको लागू करें। और दोस्तों, इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि इस पूरे मसले को नए फ्रेमवर्क में देखने की जरूरत है, और डेमोक्रेटाइजेशन समाज का जो न्याय के लिए लड़ाई है उसको हम आगे बढ़ाएं। नमस्कार, आदाब।